मेरी आंखों के सामने, मैं चश्मदीद गवाह हूँ उस टाइम का। पुलिस ने हेड्रा से चैन लगा के तब उसको खींचा है बॉडी को। जिस हादसे में महाराज जी की मृत्यु हुई है, उसी हादसे में ड्राइवर की मृत्यु हुई है, तो उस ड्राइवर का भी तो एविडेंस चाहिए ना कि कैसे मरा, किन हालातों में मरा। उस गाड़ी की आपने वीडियो फुटेज क्यों नहीं की? जिस गाड़ी में आप परचून बता रहे हो, जिस गाड़ी को महाराज जी चेक कर रहे थे, उस गाड़ी की आपने वीडियो फुटेज क्यों नहीं ली? तो जो पत्थरबाजी हुई, क्या वो गौरक्षकों के द्वारा नहीं की गई? पथराव को भी करने वाले षड्यंत्रकारी थे। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, उसमें परचून था, ड्राइवर कंडक्टर गाड़ी छोड़ के क्यों भागे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पंच इंडिया और मैं हूं आपके साथ अरुण। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और उस हादसे में ब्रज के संत जो कि गौरक्षा के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें लोग फरसा वाले बाबा के नाम से जानते हैं, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ये एक हादसा है या फिर हत्या। आज मैं उनकी गौशाला पर मौजूद हूं। अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये आप सामने देख सकते हो, ये गौरक्षा दल आजनौज पर मैं मौजूद हूं, जो फरसा वाले बाबा की टीम की गौशाला है। यहाँ मैं आया हूं, अंदर हम चलेंगे, गौशाला की स्थिति देखेंगे कि आखिर कितनी यहाँ गायों का पालन पोषण होता है और किस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है। यहाँ सुरक्षा की दृष्टिगत कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी यहाँ ऐसी अप्रिय घटना ना हो सके। कोई भी असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो किसी भी तरह की यहाँ कोई घटना को अंजाम ना दें, इसलिए पुलिसकर्मी को की तैनाती यहाँ की गई है। अब मैं अंदर की स्थिति अगर दिखाऊं तो ये बाबा की गौशाला है। यहाँ से हम अंदर चलते हैं। यही बाबा के अंतिम शरीर को लाया गया था और उनको मुखाग्नि दी गई थी। अब आप देखेंगे तो सबसे पहले ये बाबा की यहाँ मुखा अग्नि बाबा को दी गई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बाबा का वही फरसा है जिस फरसा को लेकर बाबा गौरक्षा के लिए निकलते थे। यहाँ और भी लोग हैं जो बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। मैं बाकी की ये गौशाला आप देख रहे हैं, गायों को जो रखा गया है यहाँ, ऐसा बताते हैं कि ये जितनी भी गाय हैं वो गौरक्षकों के द्वारा लाई गई गाय हैं, किसी को भी खरीद के यहाँ नहीं लाया गया है। मैं यहाँ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा और स्थिति जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या स्थिति थी और कैसे ये इतना बड़ा हादसा हुआ। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण शर्मा है। कहाँ के रहने वाले? मैं बरसाना से रहने वाला हूँ, परंतु हमारा अधिकांश जो कार्य है वो यहीं अंजन वन में आजनक में होता है, क्योंकि हमारी खेती बाड़ी सब यहीं पे है। फरसा वाले बाबा से आप कब जुड़े थे? हम तो बचपन से जुड़े हुए हैं। बचपन से जुड़े हुए हैं। जी। अभी जो हादसा हुआ जिसमें फरसा वाले बाबा आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, उस हादसे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम ब्रजवासियों के जीवन में इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है, और ये जो हादसा है निश्चित रूप से ये षड्यंत्र के तहत हुआ है, और इससे बड़ा जिसने भी षड्यंत्र किया है, हम सरकार से ये मांग करेंगे उस षड्यंत्रकारी को ऐसी सज़ा मिले जो कभी और कोई षड्यंत्रकारी ऐसा कोई पैदा ना हो। तो आप मतलब जो देख रहे हैं इस हादसे को, प्रशासन का कहना है कि ये एक हादसा हुआ, कोहरे की वजह से हादसा हुआ। बाबा जिस कंटेनर की चेकिंग कर रहे थे उसमें कोई भी गाय नहीं बताई गई है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि उसमें कोई भी जनरल स्टोर वगैरह का जो सामान रहता है वो है। और जिस पीछे से जो ट्रक आ रहा था तो हाईवे पर कोहरे की चादर बिछी हुई थी, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उसने टक्कर मारी। तो उसमें भी जो है कोई तार वगैरह वायर वगैरह बताए गए थे कि वो लदे हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या कंटेनर में कोई गाय थी? देखिए, बाबा के साथ में जो सेवक थे, जैसे हमारे हरिओम भाई थे, अन्य लोग भी साथ थे, उन्होंने ऐसा बताया है कि जैसे कोहरे वाली जहाँ तक बात है, तो हरिओम का कहना ये है कि कोहरा इतना गहरा कोहरा नहीं था कि जिससे वो नज़दीक नहीं दिखाई दे। 1 किलोमीटर दूरी तक दिखाई देने वाला कोहरा था, और जिस समय बाबा को जैसे संदेह हुआ या किसी के द्वारा जैसे बाबा के पास में कोई सूचना आई थी, तो उस सूचना के आधार पे बाबा ने उन कंटेनर को रोका और पीछे आ रहे थे उन ट्रकों को भी रोका था, और रोकने के बाद में ये बाबा के पास में ऐसी कोई सटीक सूचना थी कि उसके अंदर
ऊपर माल भरा हुआ है और नीचे गाय है। तो उनको रोकने की जैसे कोशिश की थी तो वो रुका तो जानबूझ के नहीं था, वो जानबूझ करके बाबा की तरफ मोड़ दिया गया था। बाबा किनारे खड़े हुए हैं, किनारे खड़ के इशारा कर रहे हैं टॉर्च के द्वारा उसको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, ना कि उसके सामने आकर के रोक रहे हैं। और वो आकर के एकदम उस कंटेनर को हिट करता है और हिट करने के बाद में बाबा की ओर मुड़ जाता है और बाबा को वो कुचल देता है। इतना भय बस जो है भयभीत मतलब जो है क्या हादसा था कि जब बाबा का जो जैसे शरीर देखा तो किसी से देखा नहीं गया। इतना गम भयभीत था मैं हादसा। तो आप जैसे प्रशासन कह रहा है कि ये एक हादसा है, तो आप इसे हादसा मानते हैं या षड्यंत्र के तहत हत्या मानते हैं? देखिए, हम सब लोगों के ज़हन में ये बात घुसी हुई है कि ये निश्चित रूप से हत्या के शिकार हुए हैं बाबा। अब ये जाँच का विषय है, ये प्रशासन अपने स्तर से जाँच करेगा, उसमें स्पष्ट हो पाएगा ये हादसा था कि ये हत्या थी। तो जिस समय बाबा यहाँ से निकलकर हाईवे पर पहुंचे थे, गौरक्षा की सूचना उन्हें कहीं से प्राप्त हुई। तो जो गौरक्षा के लिए बोला जाता था कि गौ तस्करी के लिए गाय ले जाई जा रही हैं कंटेनर में, वो सूचनाएं बाबा को कहाँ से प्राप्त होती थी? देखिए, ये सब हम ब्रजवासियों के द्वारा ही ये सूचना मिलती थी कि जिससे हमें शक हो जाता कि हम निकल रहे हैं रास्ते से और रास्ते से निकलते समय हमें ये महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर गाय हैं, तो हम बाबा को सूचना देते थे। अच्छा, तो जिस समय बाबा यहाँ से निकल कर गए थे, यहीं से गए थे जिस समय जो हादसा हुआ था? बाबा यहीं से गौशाला से गए थे और बाबा को हमने कभी आराम करते हुए नहीं देखा। हमने बाबा को हमेशा गाय के विषय में ही भाग-दौड़ करते हुए देखा, चाहे रात हो या दिन हो, हमने कभी इस तरीके से नहीं देखा। और बाबा ने कभी हमने जीवन में उनके शौक-मौज भी नहीं देखे थे। उनके केवल 2 वस्त्र रहते थे, एक पूरी बाजू की बनियान रहती थी और एक अछला रहता था जिसे प्रकाशते थे और नंगे पैर बाबा दौड़ते थे। अच्छा, जब बाबा को सूचना यहाँ से मिली, किसी के द्वारा ये सूचना मिली कि गौ तस्करी के लिए गायों को ले जाया जा रहा है। उसके बाद बाबा यहाँ से निकलकर हाईवे पर पहुंचे। तो उस समय उनकी टीम में, गौरक्षा की टीम में जो लोग थे, कौन-कौन मौजूद था? क्या वो इस समय यहाँ उनमें से कोई मौजूद है? देखिए, यहाँ उनमें से सभी करीब-करीब सभी मौजूद हैं और वो सेवा में कार्यरत हैं, इस समय व्यस्त हैं और ये जो सूचना है ये हम ब्रजवासियों के द्वारा ही बाबा को सूचना उपलब्ध कराई जाती है और ये हम सब ब्रजवासी भी इसमें पूरी तरह से दिलचस्पी इसीलिए लेते हैं कि गाय हमारी माँ है और माँ के साथ में यदि इस तरीके का कोई अत्याचार करता है तो ब्रजवासियों से सहन नहीं होता है। और मैं समझता हूँ बाबा ने 40 साल के जीवन में 40,000 गायों के प्राण की रक्षा की है। तो क्या जिस समय जो हादसा हुआ, उनमें जो टीम में लोग मौजूद थे, उनमें से किसी से हमारी बातचीत हो सकती है, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, वो भी जान सकें? तो आप उस समय थे जब हादसा बाबा के साथ हुआ? उससे बाद हम पहुँचे उसके बाद हम पहुँचे, हरिओम लड़का ने फ़ोन किया था हमारे पास में। तो वो इस समय मौजूद है जो हरिओम हैं, जो बाबा के साथ में थे? तो ज़रा उनको बुलाइए ज़रा। यहीं पे है, वो बुलवाया आया आपके लिए, अभी बात अभी आ करेंगे रहे हैं। वो। मैं मेरे पास जो फ़ोन किया हरिओम जी उन्होंने, ज़रा 2 मिनट के लिए जब भैया हमने आप आ जाइए ज़रा, आप आइए। ये सबसे देखिए, पहले मैं जिस समय बाबा को एक सूचना प्राप्त हुई कि गौ तस्करी के लिए गायों को ले जाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ से ही बाबा हाईवे की तरफ निकले थे। उनके जिस समय उनके साथ जो लोग मौजूद थे, वो मेरे साथ यहाँ पर हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस समय हाईवे पर क्या स्थिति रही थी और क्यों ये स्थिति पैदा हुई थी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवल कृष्ण भारद्वाज है। जिस समय बाबा यहाँ से गौरक्षा के लिए निकले थे, तो क्या उस समय आप बाबा के साथ थे? नहीं, मैं बाबा के साथ नहीं था, मैं छाता में था उस समय, क्योंकि मैं छाता से बिलोंग करता हूँ और हमारी जो बाबा के सानिध्य में पूरे क्षेत्र में ब्रज में जो टीमें गांव-गांव में थी, तो सब अपने-अपने गांव में महाराज जी के सानिध्य में सेवा करते थे नाइट में। अपनी जहाँ गुरुजी का आदेश होता था, वहाँ सारी टीमें एकजुट होके पहुँच जाती थी। लगता था पर 21 तारीख 20 तारीख की रात को जब महाराज जी यहाँ से निकले हैं, तो पहले जब भी वो निकलते थे तो किसी ना किसी एक दूसरे को संपर्क में बता के चलते थे कि मैं अब गौशाला से निकल रहा हूँ। तो जब 20 तारीख की नाइट में महाराज जी यहाँ से निकले, यानी 21 तारीख की नाइट को जब निकले, तो किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बताया गया है कि महाराज जी निकले तो एक बाइक से निकले थे। जी। तो बाइक पर वो अकेले थे या उनके साथ कोई 2 और भी बच्चे थे। तो उनमें से कोई भी यहाँ मौजूद है जिससे हम बात कर सकें? नहीं, बच्चे उस कंडीशन में नहीं है कि जो, क्योंकि उनको बहुत बड़ा मतलब सदमा लगा है, क्योंकि उनके आँखों के सामने जो हादसा हुआ है,
मैं समझ रहा हूँ कि मेरी 40 साल उम्र है और मैंने महाराज जी के साथ अपने जीवन में 20-25 साल गुजारे हैं। भाई साहब की नॉलेज में है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम जुड़े रहे हैं महाराज जी के साथ में। तो ये हमेशा महाराज जी के साथ में जो रहे, बच्चे ही रहे। जिस दिन रात को यहाँ से निकले महाराज जी, यहाँ से घटना स्थल पर जो पहुँचे हैं, मैं सीधा शॉर्ट में आपको लेके चलता हूँ कि यहाँ से बरसाना गए, बरसाना से कामा बॉर्डर पे पहुँचे और वहाँ से वो सीधे कोसी रेलवे स्टेशन पहुँच के वहाँ एक चाय पिए और उसके बाद वो बठेन गेट चौकी के नीचे पहुँचते हैं। किसी ने उनको ना तो फ़ोन करके ये बताया है कि किसी गाड़ी में कोई गौवंश जा रहा है। जो टीम के लड़के महाराज जी के साथ में थे, उन्होंने ही एक बाइक पीछे लगाई, जो महाराज जी के साथ कामा से बॉर्डर से जो जुड़े थे बच्चे, उन्होंने एक बाइक गाड़ी के पीछे लगाई। तो उस गाड़ी को जाके उन्होंने रुकवाने की जब कोशिश की, वो गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी और दिल्ली की तरफ से गाड़ी बठेन गेट चौकी की तरफ घूम रही थी, फ्लाईओवर के नीचे। पर वहाँ महाराज जी को मौजूद पाकर गाड़ी सीधी आगरा की तरफ दौड़ी है और जब बच्चों ने बाइक लगाया, प्रशासन ने भी वहाँ रुकवाने की कोशिश की है। जो बच्चे साथ में हैं, मैं तो एक्सीडेंट के बाद पहुँचा हूँ महाराज जी के पास में, ठीक है? तो बच्चों ने बताया कि गाड़ी वो सीधी आगरा की तरफ दौड़ी और कोसी क्रॉस करके कुल्लामल पेट्रोल पंप है वहाँ पे, उसके सामने से यू टर्न लेके गाड़ी ऑन हाईवे में बीच में कट है, वहां से यू टर्न लेके गाड़ी दिल्ली की तरफ दौड़ी है। और दिल्ली की तरफ जो गाड़ी जब गाड़ी दौड़ी है तो दो बाइक हो गई हैं, एक के पीछे एक और बाइक लग गई है और दो बाइकों ने जाके गाड़ी रुकवाई है। रुकवाने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर गाड़ी छोड़ के फरार हो जाते हैं। जब तक उनको वो कंट्रोल करें बच्चे, तब तक वो गाड़ी छोड़ के फरार हो जाते हैं। गुरुजी ने ये पूछने के लिए फोन किया बच्चों को कि भाई तुम काफी टाइम हो गया, नाइट का टाइम है, तुम हो कहाँ? तो जिस बच्चे के पास कॉल किया उसने बताया कि गुरुजी हमने गाड़ी रोक ली है। तो गुरुजी बठेन गेट पुलिस चौकी से और जो नबीपुर है, इंडस्ट्रियल एरिया नबीपुर का, वहां पहुंचे हैं। जाके महाराज जी ने अपनी बाइक साइड में खड़ी की है। उसके बाद में गाड़ी को चेक करने के लिए जब वहां पहुंचे हैं महाराज जी, तो उसमें से बताया कि पानी टपक रहा था। तो नीचे झुक के जब देखा है कि पानी कहाँ से टपक रहा है, कोई गोबर वगैरह की तो नहीं है, तो उस चीज को देखने के लिए जब महाराज जी वहां पहुंचे हैं, तो बच्चा नीचे झुक के देख रहा था और महाराज जी खड़े हुए थे। अचानक धुंध होने के कारण दूर का कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा था। तो तेज स्पीड में महाराज जी को जब ट्रक आता हुआ दिखाई दिया है, तो जो बच्चा नीचे गाड़ी के झुककर ये देख रहा था कि इसमें पानी है या गोबर क्या है, तो उसको धक्का मारते हुए महाराज जी स्वयं गाड़ी की चपेट में आए। जो घटना पे बताया गया है जिस तरीके से। बाकी अभी सूत्रों से बहुत कुछ मिल रहा है। अभी जो रिजल्ट आगे आएंगे वो भी आपके सामने होंगे। अच्छा, जैसे ये बताया गया था कि जिस गाड़ी को चेक कर रहे थे, जी उसमें कंटेनर में कोई भी गोवंश नहीं था, उसमें जनरल स्टोर का कोई सामान भरा हुआ था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो प्रशासन के द्वारा बताया गया है, आप उससे संतुष्ट हैं? क्या जो ऐसी भी अफ़वाहें लोगों के द्वारा बताई जा रही हैं, तो मैं उसको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो कंटेनर था, जिसमें गोवंश भरे हुए थे, वो वहाँ से निकल गया था। जी, मैं इस बात पे बिल्कुल आपसे स्पष्ट कर दूंगा कि प्रशासन ने कहा है, हमने तो उसको खोल के नहीं देखा था। महाराज जी खोल रहे थे, महाराज जी का एक्सीडेंट हो गया, उनका वहीं पे शरीर शांत हो गया। उसके बाद हमारे पास फुर्सत नहीं थी कि हम कुछ देख पाएँ, क्योंकि हम तो सब बेहाल हो चुके थे, क्योंकि हम अनाथ हुए हैं, हमारे पिता तुल्य थे, गुरु हाँ, और एक पिता में पिता ही कोई होता है, फ़र्क नहीं गुरु और होता। पिता में कोई तो हम तुल्य तो नहीं होता। अनाथ हुए हैं, तो हमारा तो दिमाग, और फिर महाराज जी की जिस तरीके से दर्दनाक मौत हुई, उससे हमारा पूरा हृदय सहम गया था। हम कुछ समझ नहीं पाए कि हम क्या करें। प्रशासन ने कहा है कि गाड़ी में परचून का माल था। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि गाड़ी में परचून का माल हो सकता है। जब प्रशासन एक-एक चीज़ की बारीकी से जब जो पथराव हुआ है, चाहे वो उपद्रवियों ने किया हो या वो गौरक्षकों ने किया हो उपद्रव के रूप में, मैं उस चीज़ को मानते हुए ये कह रहा हूँ कि जब एक-एक बच्चे की तुम सीसीटीवी फुटेज या रील जो मोबाइलों से तुम उनकी पहचान कर रहे हो, तो उस गाड़ी की आपने वीडियो फुटेज क्यों नहीं की? जिस गाड़ी में आप परचून बता रहे हो, जिस गाड़ी को महाराज जी चेक कर रहे थे, उस गाड़ी की आपने वीडियो फुटेज क्यों नहीं ली? ड्राइवर कंडक्टर भागे क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर गाड़ी में एक नंबर का माल था,
तो ड्राइवर कंडक्टर गाड़ी छोड़ के क्यों भागे? और अगर उसमें परचून था तो प्रशासन ने उसकी वीडियो क्लिपिंग क्यों अच्छा, नहीं की? उसमें ये भी बताया जा रहा है कि वो गाड़ी को छोड़ के नहीं भागे, उसमें जो ड्राइवर था, गाड़ी का ड्राइवर था, वो भी घायल हुआ था और उसे इलाज के लिए भेजा गया था। उस ड्राइवर की भी मौत हो वो गई, ऐसा स्पष्ट मैं कुछ? वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2 गाड़ी थी। जिस गाड़ी को महाराज जी चेक कर रहे थे, उस गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए थे गाड़ी छोड़ के। दूसरी जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है पीछे से, उस गाड़ी का ड्राइवर घायल हुआ था, कंडक्टर बिल्कुल सेफ था और घायल ऐसा नहीं हुआ था कि उसको कहीं लगा हो कुछ कि हमें कि खून निकल रहा हो या कहीं से टूटा हो, फटा हो। मेरी आँखों के सामने मैं चश्मदीद गवाह हूँ उस टाइम का। पुलिस ने हेडरा से चेन लगा के तब उसको खींचा है बॉडी को, तब ड्राइवर को बाकायदा इज्जत से उतारा है। इज्जत से उतारने के बाद एम्बुलेंस में रख के उनको हॉस्पिटल भेजा है। अब प्रशासन कह रहा है कि वो मर गया ड्राइवर। तो भाई मरे हुए की वीडियो क्लिपिंग तो होगी, क्योंकि एविडेंस तो आपको भी चाहिए ना। आप भाई हमें तो आपने सिर्फ बोला है, हमें भी हमें अपने लिए एविडेंस नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तो बाप गया, हमारे गुरुजी तो गए हमारे हाथों से, हमें एविडेंस नहीं चाहिए। पर उन सरकारी कर्मचारियों को तो एविडेंस चाहिए, उन अधिकारियों को तो इस चीज का एविडेंस चाहिए कि महाराज जी के जिस हादसे में महाराज जी की मृत्यु हुई है, उसी हादसे में ड्राइवर की मृत्यु हुई है, तो उस ड्राइवर का भी तो एविडेंस चाहिए ना कि कैसे मरा, किन हालातों में मरा। कोई वीडियो फुटेज होगी। ऐसे ही तो बोल दिया कि ड्राइवर मर गया और नॉर्मली बोल दिया कि गाड़ी में मतलब राशन का सामान था। तो वीडियो फुटेज क्यों नहीं की? हमारी जो पूरा प्रकरण हुआ है गौमा मतलब गुरुजी के एक्सीडेंट से लेके और यहाँ गौशाला लेके आने तक, प्रशासन ने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया, हमने प्रशासन को के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। यहाँ तक हम गुरुजी को लेके आए, पर कुछ उपद्रव तत्वों ने यहाँ से वो जबरदस्ती गुरुजी के पार्थिव शरीर को हाईवे पे ले जाते हैं। उसके लिए मैं पहले भी प्रशासन से हाथ जोड़ के माफी मांग चुका हूँ कि उसमें कुछ शरारती तत्व थे, कुछ विरोधी तत्व थे और कुछ मतलब वो बोलते हैं ना कि विधर्मी लोग, कुछ विधर्मी भी थे उसमें। क्योंकि जब चारों तरफ से टकराव हुआ है और पुलिस का और जनता का जब आमने सामने टकराव हुआ है, तो उसमें कुछ विधर्मियों को पकड़ा भी गया है, हमारे लोगों के द्वारा पकड़ा गया है। पर प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ टारगेट मतलब उन्हीं लोगों को किया है कि जो उस टाइम पे उनके हाथ लगे। अच्छा, जो पत्थरबाजी हाईवे पे की गई थी, जी सभी ने देखी, उसमें पुलिस की भी गाड़ी टूटी और जो बहुत जो भी नुकसान हुआ है, जो बहुत हुआ नुकसान वो हुआ है, उसके मतलब लिए पत्थर, हमने तो जो पत्थरबाजी हुई क्या वो गौरक्षकों के द्वारा नहीं की गई? नहीं, गौरक्षकों के द्वारा पथराव कभी ना तो पहले किया गया और ना ही गौरक्षक कभी पथराव करते हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि हिंदू कभी पत्थर फेंक ही नहीं सकता, हिंदू कभी पथराव नहीं कर सकता। इस पथराव को भी करने वाले षड्यंत्रकारी थे, जिन्होंने यहाँ से महाराज जी को लेके नेशनल हाईवे पे पहुंचाया और फिर वहां एक बहुत बड़ी उसको राजनीति का जो मंच बनाने की कोशिश की थी। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र था। पर हम प्रशासन के फिर भी आभारी हैं कि आज हमारे गुरुजी का पार्थिव शरीर हमारे हाथों में रहा और हमने अपने हाथों से उनकी अंत्येष्टि की। नहीं, जिस तरीके से माहौल उपद्रवियों ने बनाया था, जो राजनीति का मंच बनाना जो चाहते थे, जो राजनीतिज्ञ थे, जो राजनीति का मंच बनाना चाहते थे उपद्रवी, उन्होंने तो उस तरीके से उपद्रव किया था कि प्रशासन को मजबूर कर दें कि प्रशासन बाबा के शव को लेके इन गौ रक्षकों से स्वयं कहीं भी ले जाए। उनका जो बनाने का उपद्रव था वो ये था कि गौरक्षक जो बाबा के जो सेवादार हैं उनको सब ना मिले, प्रशासन सबको ले जाके चाहे कहीं भीड़ में फूंक दे। तो मतलब आपका कहना ये है साफ-साफ कि ये इतना बड़ा हादसा ब्रज में जी हुआ, जी जी जो सभी लोग इससे आहत हुए, उसमें भी राजनीति की जा रही है? जी जी, राजनीति अगर नहीं होती तो हम महाराज जी को, मेरा बचपन से गुजरा है महाराज जी के साथ, जब हम यहाँ लेके आए प्रशासन से हमारी ना तो कोई ऑन द स्पॉट अगर हमारा ऐसा विचार होता तो हम ऑन द स्पॉट इस काम को करते। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था हम गौशाला क्यों लेके आते, और जब गौशाला लेके आए तो फिर हम हाईवे पे क्यों लेके जाते। हमारा ऐसा बिहेव नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्रकारियों का, सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्रकारियों का बनाया हुआ था और विधर्मियों के द्वारा वहां पथराव किया गया।
तो मतलब जब हादसा जो हुआ कुछ महाराज जी के साथ, जो हादसा हुआ जी उस हादसे के बाद महाराज जी का जो शरीर था, पार्थिव शरीर, उसको पहले आप गौशाला ले आए, जी जब यहाँ से जो बाद में जी उपद्रव जी हुआ जी यहाँ से ले जाया गया। यहाँ से पहले महाराज जी के पार्थिव शरीर को जहाँ एक्सीडेंट, जहाँ घटना स्थल से हम सीधे गौशाला लेके आए थे। हमारा कोई विचार नहीं था, क्योंकि हमारे परम पूज्य दादा गुरु जी का कहना था कि बिना किसी विवाद के सिर्फ आप पार्थिव शरीर को गौशाला लाओ, क्योंकि हमें इतना भरोसा था प्रशासन पे भी, क्योंकि प्रशासन के इतने चहीते संत ब्रज में तो क्या पूरे भारत में कोई नहीं होगा कि जो आज प्रशासन खुद बाबा के लिए, हमारे गुरु जी के लिए खुद प्रशासन रो रहा है कि ऐसे संत हमें नहीं मिलने कि जो रात दिन हमारे साथ कोऑपरेट करके चलना। अगर कभी प्रशासन पे आंच आई है तो अपने आप अपनी पूरी ताकत लगा देनी महाराज जी को, प्रशासन को बचाने के लिए, कि कहीं प्रशासन से त्रुटि हो जाती है, क्योंकि इंसान है। और बरसाना एक ऐसा पैलेस है कि यहाँ पे करोड़ों लोगों के मेले, जो रंग लठमार होली होती है, जन राधाष्टमी होती है, तो करोड़ों लोगों यहाँ पे आना होता है। और बीच में भी लाखों लोग, आप देखते हो कि लाखों लोगों का तो पर डे का यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। तो कहीं छोटी मोटी हो जाती थी त्रुटि, तो महाराज जी आप संभलवा दो, तो महाराज जी हमेशा कोऑपरेट करके चलते थे। और हमने भी वही किया। हमने अगर विद्रोह करना होता, प्रशासन के खिलाफ जाना होता, तो हम पार्थिव शरीर को यहाँ तक नहीं लेके आते गौशाला तक। वो सब कुछ हो जाता जब तक प्रशासन जगता और समझता प्रशासन, तब तक तो पूरा भारत लॉक हो चुका होता। पर हमें वो नहीं करना था। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ये था कि हमारे जो हमारे सर पे छत थी, वो छत हमारी टूट गई। अब हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रही, कोई हमारी ना प्रशासन से कोई मांग थी कि भाई हमें हमारे गुरुजी को ये दो वो दो, नहीं। जो भी देना था प्रशासन स्वयं आके देता, और ये मुझे प्रशासन से भरोसा भरोसा है आज भी कि प्रशासन के साथ अगर इन विधर्मियों ने, इन षड्यंत्रकारियों ने अगर ऐसा नहीं किया होता, तो आज प्रशासन स्वयं राजकीय सम्मान के साथ महाराज जी का अंतिम संस्कार कराता। ये मुझे पूरा भरोसा है प्रशासन पे। और आज भी मैं प्रशासन का बहुत आभारी हूँ कि प्रशासन आज भी पूरा हमें कोऑपरेट करके चल रहा है, कि ऐसी कोई हताहत हमारे साथ उन्होंने नहीं की, या हमारे ऊपर कोई जोर दबाव नहीं डाला प्रशासन ने अभी तक, कि जिस तरीके से जो वहां पे बवाल किया उन विधर्मियों ने, उस बवाल पे जो प्रशासन का एक्शन जो होना चाहिए था, एक्शन हुआ प्रशासन का उनके ऊपर हुआ है, जो उनके कैमरा में रिकॉर्ड है। और उनके लिए हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि जो पथराव कर रहा है हमारे गुरुजी को सम्मान दिलाने की बजाय, अगर हमारे गुरुजी के मित्र थे हमारे, मतलब एक रिश्ता ऐसा था कि गुरुजी अगर हमारे बाप में, तो वो हमारा प्रशासन हमारा चाचा था। अगर हमारे ही परिवार के लोगों पे पत्थर कोई बरसाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके खिलाफ जो कार्रवाई प्रशासन ने की है, हमें उस चीज का बिल्कुल दुख नहीं है। दुख है इस बात का कि प्रशासन एक स्पष्टीकरण से उन्हीं लोगों को उठाए जिन लोगों ने ये कृत्य किया है। जो बेगुनाह लोगों को उठा लिया गया है, प्रशासन उनको, मेरा हाथ जोड़ के हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से मैं अनुरोध करूंगा कि उनको छोड़ा जाए। उन पे जो धाराएं आपने संगीन लगाई हैं उनको कम किया जाए, और जो दोषी हैं उन पे संगीन से संगीन धारा लगा के उनको जेल भेजा जाए। मैं इस बात को कहूंगा। देखिए, जिस तरह से ये हादसा हुआ, आज से कुछ दिन पूर्व हाईवे पर हादसा हुआ मथुरा में, ये वास्तविक हृदय विदारक घटना थी, क्योंकि एक संत जो गौरक्षा के लिए जाने जाते थे, जब इंसान अपनी रात की नींद चैन से सोता है, उस समय वो अपनी रात की नींद को खराब करके हाईवे पर गौरक्षा के लिए लड़ते थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये जो हमने बात की, ये महाराज जी के साथी थे, और ये चाहते हैं कि ये जो हादसा हुआ है वो उसकी स्पष्ट जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ पंच इंडिया।